सभी भावी शिक्षक का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। लास्ट क्लास में हमने भारतीय बही खाता प्रणाली क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसमें सुझाव उसको और अच्छा बनाने के लिए क्या-क्या सुझाव हो सकते हैं, इन सब का हमने डिस्कस किया था। जी हाँ, बिल्कुल बहिया, उसमें बहिया का भी डिस्कस किया था कि बहिया किस तरह की होती है। आप ये बही का एक फोटो भी देख सकते हैं। ये क्या है? ये आपकी बही दी गई है, इसमें लाइनें नहीं होती हैं। तो उसमें हमने कल देखा था कि भारतीय बही खाता प्रणाली कौन सी बही खाता प्रणाली है जिसका जन्म जो हुआ है भारत में ही हुआ है और ये जो इसमें जो लेखे होते हैं वो भारतीय भाषा में ही होते हैं। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे भारतीय बही खाता प्रणाली के अंग कौन से हैं, पक्षकार लेखा प्रणाली क्या है, भारतीय बही खाता प्रणाली का लेखांकन चक्र क्या है और अंग्रेजी दौर जो आपकी भारतीय बही खाता प्रणाली है उसमें हम देखेंगे कि आखिर हमारे जो बही खाता है वो कितने तरह के होते हैं। लेकिन इन सब को शुरू करने से पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका इसमें कोई लॉस नहीं है। दूसरी बात, एलटी ग्रेड के लिए ये स्पेशल क्लास है। ये टॉपिक केवल एलटी ग्रेड में ही पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कोई भी आप इसका पॉइंट्स या कोई भी इसका पार्ट ना छोड़ें, सभी को ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की क्लास में देखेंगे सबसे पहले कि भारतीय बही खाता प्रणाली भी अंग्रेजी दोहरा लेखा प्रणाली की भांति ही भारतीय बही खाते की भी 3 भागों में बटी हुई होती है। जैसे अंग्रेजी की जो दोहरा लेखा प्रणाली जिसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, उसी की तरह आपकी भारतीय बही खाता प्रणाली भी कहां पर है? 3 भागों में बटी हुई है। पहला भाग क्या है? प्रारंभिक लेखे। दूसरा भाग क्या है? वर्गीकरण कह दीजिए या खाता बही कह दीजिए। और तीसरा क्या है? अंतिम खाते या सारांश। इस तरह से तो उसमें भी होता था ट्रायल बैलेंस में। उसमें भी क्या होता था? ओरिजिनल रिकॉर्ड्स होते थे आपके जर्नल या स्पेशल जर्नल। उसके बाद आपका लेजर होता था खाता बही और उसके बाद आप फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते थे। और उससे पहले चेकिंग करने के लिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है? भारतीय बही खाता प्रणाली के भी 3 भाग होने वाले हैं। आपके प्रारंभिक लेखे, वर्गीकरण खाता बही और अंतिम खाते। तो सबसे बात पहले करते हैं इसमें प्रारंभिक लेखे। ठीक है, तो प्रारंभिक लेखे में अगर हम देखें तो प्रारंभिक लेखे जो होते हैं ये क्या होते हैं? प्रारंभिक लेखे होते हैं जो दैनिक दैनिक आधार पर रोज मतलब प्रतिदिन दैनिक आधार पर क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाते हैं। क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाते हैं। क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाते हैं। तरीके से लिखे जाते हैं। क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रारंभिक लेखे। इसमें क्या है? डेली के लेखे या इसमें यहाँ पर यहाँ किए जाते हैं प्रारंभिक लेखे में। अब ये जो प्रारंभिक लेखे हैं ये कौन कितनी तरह के होते हैं? तो ये काफी प्रकार के होते हैं। और प्रारंभिक लेखे की जो सहायक बहियां होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक लेखे की सहायक बहियां, जिनकी हेल्प से ये लिखे जाते हैं। अब वो सहायक बहियां कौन कौन सी होती हैं उनको देखते हैं। तो जो सहायक बहियां होती हैं कौन सी? प्रारंभिक लेखे की सहायक बहियां जो होती हैं, सहायक बहियां, वो जो सहायक बहियां होती हैं वो आपकी कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी बही बंद बही, कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही, नकम जमा नकल बही, नाम नकल बही। इन सबको मैं लिख देता हूं एक पेज पर। तो ये जो बहियां होती हैं प्रारंभिक लेखे की बहियां, ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं आपकी बंद बही। क्या होती है? बंद बही। बंद बही होती है। और क्या होती है? दूसरी होती है आपकी कच्ची रोकड़ बही। क्या होती है? कच्ची रोकड़ बही। ये सब क्या है? प्रारंभिक लेखे की सहायक बहियां, कच्ची रोकड़ बही। तीसरे को देखें, तीसरा क्या है? तीसरा है आपकी पक्की रोकड़ बही। कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही। क्या हो जाएगी? पक्की रोकड़ बही। तो पक्की रोकड़ बही को भी लिख देते हैं। जब कच्ची है तो पक्की भी होगी, तो ये हो जाएगी आपकी पक्की रोकड़ बही। एक हो जाएगी आपकी पक्की रोकड़ बही। और फोर्थ नंबर पर आपकी जो हो जाएगी वो होगी जमा नकल बही। क्या हो जाएगी? जमा नकल बही। जमा नकल वही हो जाएगी साथ में। और फिफ्थ हो जाएगी आपकी
नाम नकल बही, नाम नकल बही। तो ये क्या है, ये सभी क्या है आपकी, ये सभी हो जाएंगी आपकी प्रारंभिक लेखे की, प्रारंभिक प्रारंभिक लेखों लेखों की सहायक बहियां, सहायक बहियां। ये सभी क्या है, प्रारंभिक लेखों की सहायक बहियां हैं। इनको आप याद रखना, आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी सहायक बहियां नहीं है, और आपको एक नाम अलग से दे देगा, तो वहां आपको पता होना चाहिए। या आपको 3 नाम दे देगा और पूछेगा बताइए कौन सी इसमें सहायक बहियां नहीं है, तो आप कह देंगे, और ऑप्शन एक ये भी होगा कि उपयुक्त सभी, तो आप क्या कह देंगे, उपयुक्त सभी का आंसर ले लेंगे, सही आंसर आपका हो जाएगा। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि आखिर सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर कि आपकी जो बंद बही है, ये बंद बही क्या होती है। तो बंद बही की अगर विशेषता देखें ये क्या होती है, तो देखिए बंद बही एक प्रारंभिक लेखे की साधारण सस्ती व घटिया पन्नों की बनी हुई होती है। साधारण कागज होते हैं, घटिया पन्नों की ये बनी हुई, इसके जो पन्ने होते हैं, पन्ने मतलब पेज, इसके जो पेजेस होते हैं वो साधारण कागज के बने हुए होते हैं। और साथ ही इसमें एक पेंसिल भी बंधी होती है। जैसे ही सौदा होता है, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है, सौदा पूरा होता है, उसको तुरंत क्या कर दिया जाता है, उस पेंसिल से, उस पेंसिल से इस बही में तुरंत लिख दिया जाता है, ताकि आपकी याददाश्त इसको याददाश्त बही भी कहते हैं, ताकि ये याद दिलाती रहे कि हाँ हमारा सौदा हो गया था। तो रोकड़ बही की तरह होती है बिल्कुल, ये भी आपको याद रखना, ये जो बही होती है किसकी तरह होती है, रोकड़ बही की तरह होती है ये बही। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, इसके जो पन्ने होते हैं वो कितने होते हैं, 8 इसमें सले होती हैं। अब आप कहेंगे सर ये सले क्या है, सले मैंने कल भी बताया था आपको, सले जो होती हैं, सले होती हैं इसकी कॉलम्स। तो इसमें 8 कॉलम्स होती हैं, 8 सले होती हैं। उन 8 सलों को भी 2 जगह डिवाइड किया जाता है। 4 सले जमा पक्ष में होती हैं और 4 सले इसमें नाम पक्ष में होती हैं। इस बही में प्रत्येक सौदे का पूरा विवरण लिखा जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। क्या खरीदा, कितना खरीदा, किससे खरीदा, सब कुछ इसमें लिखा जाता है। इसकी सहायता से जो मुनीम होता था, अकाउंटेंट होता था, वो कच्ची रोकड़ बही तैयार कर लेता था। इस बही को वैधानिक मान्यता नहीं थी। ये भी याद रखना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखेंगे। ये जो बही है, कौन सी भी बंद बही, तो बंद बही को वैधानिक मतलब कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। बंद बही आपसे पूछ लेगा कौन सी बही को कानूनी मान्यता नहीं मिली होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए बंद बही। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इस बही का इस इसलिए इसे कर अधिकार के सामने या न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। न्यायालय में इसको प्रस्तुत नहीं किया जाता क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं होता है उनके लिए। ये तो किसके लिए फायदा देती है, किसकी हेल्प करती है, केवल अकाउंटेंट की, मुनीम की हेल्प करती है, जो छोटा अकाउंटेंट होता है। तो ये बंद बही होगी, 8 पन्ने, 4 एक साइड में, 4 दूसरी साइड में, घटिया कागज होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वैधानिक इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। इसका यूज किस लिए होता है, कच्ची रोकड़ बही बनाने के लिए। अब चलते हैं आपकी कच्ची रोकड़ बही पर, जो किसकी हेल्प से बनती है, ये भी क्वेश्चन है। कच्ची रोकड़ बही किसकी हेल्प से बनती है, तो वो बनती है आपकी बंद बही की हेल्प से। तो देखिए इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। जो प्रारंभिक लेखे पढ़ रहे हैं हम, प्रारंभिक लेखे में हमने क्या देखा है, पहले बंद बही, अब देख रहे हैं कच्ची रोकड़ बही। तो देखिए अगर बात करें प्रारंभिक लेखों की, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो आपकी कच्ची बही ही होती है। और प्रत्येक व्यापारी से अनिवार्य रूप से बनाता है। ये क्या है, कंपलसरी होती है बनानी इसको। तो अनिवार्य रूप से ये बनाई जाती है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, कितने पक्ष होते हैं इसमें, 2 पक्ष होते हैं। बाएं हाथ वाला पक्ष जमा होता है। बाएं हाथ वाला कौन सा होता है, बाएं हाथ वाला लेफ्ट हैंड वाला जमा पक्ष होता है। और दाएं हाथ वाला कौन सा, दाएं हाथ वाला पक्ष, वो क्या होता है, वो नाम पक्ष होता है। ठीक है, इस बही में कितने सले होती हैं, इसमें 8 सले होती हैं। सले तो अब आपको पता ही है, कॉलम्स होती हैं। 8 ये मुड़ी हुई होती है, हाथ से मोड़ देते हैं, इसमें पेन पेंसिल से नहीं लाइनें खींची जाती हैं। लाइनें इसमें नहीं खींची जाती है, हाथ से मोड़ते हैं, तभी तो इसको सले कहते हैं। पहली जो पहली जो 4 सले होंगी वो आपकी जमा पक्ष की होंगी, दूसरी 4 सले आपकी नाम पक्ष की इसमें होती हैं। सबसे बड़ी बात इसमें कि जो जमा या नाम पक्ष का जो प्रथम खाना होता है दोनों साइड में ही, वो क्या होता है, सिरा होता है।
क्या होता है वो सिरा। सिरा क्या होता है, प्रथम खाना। तो आपको याद रखना है, प्रथम खाने को क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। ये दोनों पक्ष में होगा, नाम में भी होगा, जमा में होगा। और पहला खाना मतलब कॉलम, जो पहली कॉलम है वो तो होगी आपकी सिरा। बाकी की कॉलम जो होती है, शेष खाने जो होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, पेटा। तो याद रखना सिरा और पेटा क्या होता है। सिरा होता है डेट वाली कॉलम, पहली कॉलम होती है दिनांक के लिए, पहली कॉलम सॉरी, दिनांक के लिए नहीं, पहली कॉलम क्या होती है, सिरा होती है। और बाकी कॉलम क्या होती है, वो पेटा होती है। ये आपको याद रखना है। सिरे के खाने में सौदे की धनराशि लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, धनराशि मतलब अमाउंट लिखा जाता है। तथा पेटे के प्रथम खाने में उसी के अंगों की धनराशि लिखी जाती है। पेटे के शेष दो सलों में सौदे का विवरण लिखा जाता है। और को बंद बही की सहायता से बनाया जाता है। और इस बही को बंद बही की सहायता से बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, बंद बही की सहायता से इसको बनाया जाता है। इस बही में नगद तथा उधार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बही में नगद तथा उधार दोनों प्रकार के लेखे किए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बही कच्ची रोकड़ बही, अनिवार्य रूप से बनाई जाने वाली बही, तो वो कच्ची रोकड़ बही। कच्ची रोकड़ बही में कितनी सले होती हैं, दो सले। आपकी सले कितनी होती हैं, 8 सले होती हैं। आपके कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। पहले पक्ष में पहला जो कॉलम या पहली सले होती है, वो किस नाम की होती है, वो होती है सिरा की। बाकी किसकी होती है, पेटा की। इसी तरह से आपसे पूछेगा कि इसमें कौन से लेखे किए जाते हैं, नगद के या उधार के। तो आपका आंसर होगा दोनों लेखे इसमें किए जाते हैं, उधार के भी नगद के भी। बंद बही की सहायता से कौन सी बनाई जाती है बही, कच्ची रोकड़ बही। ये सारे क्वेश्चन आपके यहां से निकल रहे हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। जब आप इनके क्वेश्चन करेंगे तो उम्मीद करता हूं आप इनके आंसर फटाफट जरूर देते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं लेखा करने की विधि क्या होती है। देखिए लेखा करने से पहले ये भी देखते हैं साथ ही कि कच्ची रोकड़ बही किस तरह से होती है। देखिए मैं आपको इसका फोटो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए इसकी इमेज देख सकते हैं आप, इमेज से और भी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए मैंने कहा कि इसके 2 पक्ष होते हैं, तो देखिए यहां से इसके 2 पक्ष हैं। पूरे पेज को 2 जगह फोल्ड कर दिया जाता है, दोनों को मोड़ दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 2-2 बार और मोड़ दिया जाता है, तो 4 पक्ष इधर हो जाते हैं और 4 कॉलम इधर हो जाती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम किस चीज का होता है, सिरा। और ये यहाँ भी पहला कॉलम मतलब सलह, पहली जो सलह होती है वो किसके लिए होती है, सिरा। और बाकी जो पेटा है, 3 में क्या होता है, ये 2 3 4, इनमें क्या होता है, पेटा होता है। ये लिख रहा पेटा, पेटा, इधर भी लिखा हुआ है पेटा। ये कौन सा पक्ष है, नाम पक्ष है, सॉरी जमा पक्ष है। और ये कौन सा होता है, ये होता है आपका राइट हैंड साइड, ये होती है आपकी नाम पक्ष। तो आपने देख लिया किस तरह से आपकी रोकड़ बही होती है। ठीक है। और अगर बात करें इसके नंबर्स की, तो शायद नंबर्स आपके समझ में आ जाएंगे जब आप इनको गिनेंगे। तो देखिए 1 2 3, तो 3 में थोड़ा सा अंतर है, आप 3 इस तरह से बनाते थे, हिंदी में इस तरह से बनाई जाती थी। 4 थोड़ा अलग है, 4 को इस तरह से बनाते हैं और 5 को इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ठीक है। तो बात हो गई है कि किस तरह की होती है कच्ची रोकड़ बही। अब इसमें लेखा कैसे होता है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेखा करने से पहले क्या होता है, सबसे ऊपर किसी देवता का, किसी इष्ट देवता का अपना नाम लिख दिया जाता है, जैसे श्री गणेश जी सदा सहाय। उसके बाद क्या होता है, तिथि लिख दी जाती है, दिनांक लिख दी जाती है, संवत लिखकर, और दिन भी लिख दिया जाता है, सोमवार है, मंगलवार है या बुधवार है, इन सबको लिख देते हैं। इसके बाद क्या होता है, फिर आता है रोकड़ शेष। अगर हमारे पास रोकड़ शेष, पहले का रोकड़ शेष था, तो उसको सबसे पहले दिन का रोकड़ शेष लिखा जाता है, सबसे पहले उसे ही लिख देते हैं। और उसको लिखने के बाद कहाँ लिखेंगे, उसको उसको लिखते हैं जमा पक्ष में। अब जमा पक्ष कौन सा होता है, देखिए जमा पक्ष होता है आपका ये लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ सबसे पहले उसी को लिख देते हैं। कैसे लिख देंगे, उसको लिख देंगे जैसे हम पर 45 आपका 5,000 रुपए हैं, तो 5,000 रुपए इस तरह से यहाँ लिख देंगे। और यहाँ लिख देंगे श्री रोकड़ बाकी, श्री रोकड़ बाकी, श्री रोकड़ बाकी शुरू में ही लिख देते हैं। तो शुरू में ही क्या लिख देंगे आप, शुरू में ही लिख देंगे श्री रोकड़ा बाकी जमा, इसके सामने लिख देंगे जमा। अब आप कहेंगे जमा क्या है, देखिए जमा होता है आपका जमा होता है आपकी क्रेडिट साइड,
और नाम जो होता है आपका वो डेबिट होता है। अब कहेंगे ये तो सर उल्टा होता था, ये तो उल्टा हो गया। हम तो डेबिट को कहाँ लिखते थे? डेबिट को हम लिखते थे अपने लेफ्ट साइड में। बिल्कुल उससे थोड़ा उल्टा हो सकता है, लेकिन डेबिट यहाँ पर नाम होता है। तो जब किसी को पैसा दिया जाता है तो उसके नाम को नाम किया जाता है, और जब किसी से पैसा आता है वहां पर जमा में लिखा जाता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है जमा पक्ष के सिरे में लिखकर पेटे, जो पेटा होता है, पेटा कौन सा था? ये रहा आपका पेटा। इस पेटे में क्या लिख दिया जाता है? इस पेटे में लिख दिया जाता है कि श्री रोकड़ बाकी, मतलब हमारा शेष, पिछला शेष क्या था। ठीक है, इसको लिख देते हैं। उसके बाद नगद लेन देन, प्रत्येक लेन देन का लेखा इस बही में जमा या नाम में से कोई एक पक्ष में जरूर आता है। या तो आने वाली रकम है तो वो जमा पक्ष में लिखी जाएगी, और अगर जाने वाली रकम है तो वो नाम पक्ष में लिखी जाएगी। नाम मतलब डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी, किसको आप दे रहे हैं। ठीक है, उसको आप डेबिट करेंगे, उसका नाम लिख देते हैं किसको दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या हो गया इसमें? चार इसकी सले, चार चार सले, दोनों साइड होगी दोनों सले। शुरू में आपका सिरा था, उसके बाद तीन पेटा था। सिरे में आपने लिख दी अमाउंट, उसके बाद पेटा में लिख दिया अपना शेष बाकी। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे उधार विक्रय लेखा। जिन लेखा में रुपया नहीं आता है और नहीं जाता है, उनका लेखा दोनों पक्षों में किया जाता है, ये याद रखना है। दोनों पक्षों में लिखे जाएंगे, जिसमें पैसा आ रहा नहीं जा रहा, ना तो पैसा आ रहा ना जा रहा, मतलब इसको कह सकते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें पैसा नहीं होता है। ये लेन देन उधार माल क्रय करने और उधार माल बेचने से संबंधित होते हैं। यदि माल उधार क्रय किया जाता है तो माल खाते को नाम, यदि आप उधार क्रय कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? नाम में लिखेंगे। उधार क्रय करने में किसी को पैसा देंगे। और अगर विक्रेता को जमा पक्ष में लिखेंगे। विक्रेता को कहाँ लिखेंगे? उसको जमा पक्ष में लिखेंगे। माल उधार बेचने पर ग्राहक को नाम में और माल खाता आपके जमा पक्ष में लिख दिया जाता है। तो इस तरह से उधार का लेखा जोखा भी इसी में ही हो जाता है। तो अब देख लेते हैं बैंक संबंधी व्यवहारों का लेखा। तो देखिए, अगर बैंक से पैसा आता है, तो जब बैंक से आ रहा है तो आप सोचिए, जब आप कैश बुक पढ़ते थे डबल एंट्री सिस्टम में, क्या पढ़ते थे? कैश बुक। तो उसमें डेबिट साइड में क्या लिखते थे? मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते थे? लेफ्ट हैंड साइड में लिखते थे जब पैसा आता था, और जब पैसा जाता था तो उसको कहाँ लिखते थे? राइट हैंड में लिखते थे, राइट हैंड साइड में। तो वही यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर भी क्या है? अगर बैंक में आपने पैसा जमा किया, अगर आपने बैंक में धनराशि जमा की जाती है, तो जमा की जाती है तो नाम पक्ष में लिखते हैं। कहाँ लिख देते हैं? नाम पक्ष। और नाम पक्ष किधर होता है? नाम पक्ष होता है आपका लेफ्ट, राइट हैंड साइड पर। तो पैसा जा रहा है तो नाम पक्ष में। और जब बैंक से धनराशि निकाली जाती है, जब धनराशि बैंक से निकाली जाती है तो ऑब्वियसली पैसा आएगा ही। तो जब वो आएगा तो उसको कहाँ लिख देंगे? जमा पक्ष में लिख देंगे, मतलब यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में पैसा जाएगा तब, पैसा आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया जाता है। तो देखिए, उधार लेन देन, नगद लेन देन, बैंक संबंधी लेन देन, सभी इस आपकी जो ये बही है, इस बही में सभी लेन देन हो जाते हैं। कोई भी लेन देन ऐसा नहीं है जो इस बही में नहीं होता है। कच्ची है लेकिन काम बहुत पक्के ये कर रही है। अब छूट संबंधी अगर लेखे की बात करें तो वो भी इस रोकड़ बही में ही किया जाता है। जो आप छूट देते हो तो वो छूट भी इसी रोकड़ बही में किया जाता है, और उसके लिए कोई अलग से खाना भी नहीं बनाया जाता। ये भी बात ध्यान रखनी है। जहां पर लेखा कर रहे हो उसी के विपरीत लेखा रोकड़ बही में कर लेन देन पूरा कर दिया जाता है। तो विपरीत लेखा कर दिया जाता है उसको। जैसे एक उदाहरण है आपका, उदाहरण के लिए बात करें अगर गोपाल की, गोपाल को अपने 3,290 रुपए प्राप्त हुए, किससे? गोपाल से। और उसको 10 रुपए की क्या दे दी? उसको छूट दे दी। इसी तरह से हरिशंकर से इतने रुपए का पूर्ण भुगतान देकर हरिशंकर से हमें छूट प्राप्त हुई। एक जगह छूट दी है, एक जगह प्राप्त हुई है। तो इनका रोकड़ बही में आप कैसे कैसे लेखा करेंगे? देखिए, तो जब पैसा आया है, पहले देखते हैं पैसा आने का। तो कौन से साइड में लिखेंगे? जमा पक्ष में लिखेंगे। पैसा जमा हुआ है तो क्या लिख देंगे? तो आप यहां पर लिख देंगे 3300 रुपए छूट के लगाकर। 3300 रुपए, ये रुपए का साइन होगा। ये किसका साइन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके रुपीज का साइन। तो रुपीज का साइन भी इसी में ही लिख देंगे। यही क्या होता है? रुपीज का साइन। ये क्या है? ये है आपका रुपए। तो 3300 रुपए, 3300 रुपए भाई गोपाल से प्राप्त हुए। भाई गोपाल, भाई गोपाल से
तो भाई गोपाल के जमा हो गए। उसके बाद मिले कितने हैं? 3290 रुपए मिले। कितने? 3290 रुपए मिले। तो 3290 रुपए इनको लिख देंगे। 90 रुपए रोकड़ प्राप्त, रोकड़ प्राप्त हुई, प्राप्त हुई। रोकड़ प्राप्त कितनी हुई? रोकड़ प्राप्त हुई 3290। और इसी के नीचे लिख देंगे 10 रुपए। 10 रुपए क्या है? 10 रुपए की छूट दी। क्या दी? छूट दी। ठीक है। और यहाँ पर ऐसे डबल लाइन खींचकर इस डबल लाइन के नीचे लिख देंगे टोटल कितने का हिसाब हुआ। टोटल जो हिसाब हुआ वो 3300 रुपए का हिसाब हो गया। 3300 रुपए इस तरह से लिख दिए जाते हैं। ऐसी आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है एक तरफ तो आपको गोपाल से प्राप्त हुए, दूसरी तरफ आपने भुगतान करे हैं कितने? 6780। तो 6780 आपने भुगतान किए। तो भाई, फिर उसी का नाम लिखेंगे जिसको दिए हैं। भाई हरिशंकर, भाई हरिशंकर, भाई हरिशंकर के नाम। अब भाई हरिशंकर के नाम कितने हैं? रुपए इसके सामने लिख देंगे। अब रुपए कितने थे? 7000। कितने? 6800 थे। एक बार देख लेते हैं। तो रुपए कितने हैं? रुपए जो भुगतान करे 6780। तो कितने रुपए हैं? 6780 रुपए हैं। तो इनको यहां लिख देंगे 6000। अब 6 को कैसे लिखेंगे? 6780। तो ये क्या हो जाएंगे सीधे? ये जो हो जाएंगे आपके पूरे 10 रुपए। जो छूट है उस छूट को भी ऐड कर देते हैं। छूट 20 रुपए की है तो 20 रुपए को ऐड करके कितने हो जाएंगे? 6800 रुपए। तो 6800 रुपए लिख देंगे। मतलब इस तरह से 6 और 8 और डबल जीरो, इतने रुपए भाई शंकर के नाम। नाम मतलब उनको दे दिए। अब उनको रियल में कितने दिए हैं? तो रियल में दिए हैं उनको 6700। तो 700 कैसे लिखेंगे? इस तरह से 6780 रुपए। 6780 रुपए रोकड़ा दी, रोकड़ा दिए, रोकड़ा दिए, रोकड़ा दिए। और छूट यहाँ पर छूट कितनी है? 20 रुपए। तो 20 रुपए की छूट मिली, यहां लिख देते हैं छूट मिली। और फिर वही पूरी एक लाइन बनानी। और इस लाइन के नीचे टोटल अमाउंट यही लिख देंगे 6800। 6800। तो इस तरह से ये रुपए लिख देंगे। तो यदि देखिए पैसा आता है तो पैसा आता है तो आपका जमा पक्ष, और जाता है तो आपका नाम पक्ष। किस तरह से लिखा जाता है? छूट भी यहीं, सब कुछ यहीं पर लिख दिया जाता है। तो देखिए इस तरह से हम अपनी कैसे लेखे करते हैं? इसमें लेखे करते हैं हम कच्ची रोकड़ बही में। ठीक है। आगे देखते हैं। अगर इसमें मिलाना बाकी निकालना हो, मतलब टोटल करना और शेष निकालना, उनको कैसे करेंगे? तो उनको देख लेते हैं। देखिए रोकड़ बही में संपूर्ण लेन देन पूरा हो जाने के बाद रोकड़ बही के दोनों पक्षों का मिलान किया जाता है। और इसी मिलान करने को क्या कहते हैं? शेष निकालना या बाकी निकालना इसको कहते हैं। और मिलाते समय व्यापारी को रोकड़ के साथ साथ अपनी शेष रकम का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसके पास रकम है कितनी। उसका भी योग लगाकर देख लिया जाता है कि आखिर जितना योग उसके पास है क्या उतना ही आपका ये भी उसके पास है, मतलब उसकी तिजोरी में है। उसकी तिजोरी में, तिजोरी क्या है? लोकर जो है उसका लोकर। तो उसके लोकर में, उसकी जो सेफ अलमीरा में है, वो पैसा क्या उतना ही है जितनी बुक बता रही है। तो इस तरह से मिलान कर लिया जाता है। ये सारा काम ऐसे ही होता है जिस तरह से आप डबल एंट्री सिस्टम में करते हैं। दोनों साइड का टोटल करते हैं और टोटल करने के बाद फिर शेष निकालते हैं। वही इस विधि में इसमें भी होता है आपकी कच्ची रोकड़ बही बनाते समय। तो चलो अब बात कर लेते हैं आपकी पक्की रोकड़ बही। तो देखिए पक्की रोकड़ बही की अगर यहाँ बात की जाए तो पक्की रोकड़ बही है तो ये भी रोकड़ बही है तो बिल्कुल उसी तरह से बनाई जाएगी जिस तरह से आपने कच्ची बनाई थी। जो खाने, जो कॉलम या जो आपके सले होती थी,
पक्की कच्ची रोकड़ बही में, पक्की रोकड़ बही में भी उसी तरह से होंगी। फर्क क्या है, अंतर क्या है? अंतर इसमें केवल इतना है दोनों में कि यहाँ पर अगर एक लेखा 4 बार लिखा हुआ है, अगर एक लेखा एक से अधिक बार लिखा जाता है कच्ची रोकड़ बही में, उसमें तो एक लेखा कोई भी ट्रांजैक्शन एक से अधिक बार आ सकता है। लेकिन आपकी अगर बात करें इस पक्की रोकड़ बही की, तो यहाँ पर एक ही बार आता है। यहाँ पर एक ही बार आता है। जैसे उदाहरण देखिए, राहुल से एक दिन में 4 बार कुल 800 रुपए प्राप्त किए, लेकिन कितनी बार प्राप्त किए? 4 बार। तो कच्ची रोकड़ बही में तो 4 बार ही लिखा जाएगा। कच्ची रोकड़ बही में तो 4 बार लिखा जाएगा, लेकिन पक्की रोकड़ बही में केवल एक बार कुल 800 रुपए की प्राप्ति हुई, ये एक ही बार लिखे जाएंगे। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि जो आपकी ये बही जो है पक्की बही, ये कच्ची रोकड़ बही का क्या है? सारांश है। ये सारांश रूप होती है किसका? कच्ची रोकड़ बही का। लेकिन प्रमाणित होती है, ये प्रमाणित मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसको आप कर अधिकारी के सामने भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन कच्ची रोकड़ बही से कहीं ज्यादा साफ सुंदर जो बनाई जाती है वो यही बही बनाई जाती है। तो पक्की रोकड़ बही क्या है? जो कच्ची रोकड़ बही से बनाई जाती है, सेम बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजैक्शन का रिपीटेशन नहीं होता है। ट्रांजैक्शन एक ही बार लिखा जाता है पूरे दिन में, चाहे किसी से कितना भी ट्रांजैक्शन हुआ हो, एक ही ट्रांजैक्शन टोटल इसमें लिखा जाता है सारांश रूप में। तो अब देखिए बंद रोकड़ बही और आपकी कच्ची रोकड़ बही में बीच दोनों में क्या अंतर होता है, इसको भी आप अच्छे से कर लें। क्यों? क्योंकि आपसे 4 बातें दे देगा और कहेगा इसमें से 4 पॉइंट्स दे देगा, कहेगा कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपका बंद बही से रिलेटेड नहीं होता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ रहे हैं। आपको ये पूरे नोट्स कहाँ मिल जाएंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, महत्व या उद्देश्य, आपके निर्माण आधार और साथ में अनिवार्यता, प्रारंभ और प्रारंभ के बाद शेष निकालना या शेष लिखना। तो इन सभी आप इनको देख सकते हैं कि कितने अच्छे ढंग से आपके लिए मैंने आपका ये तैयार किया है। तो आप इन अंतर को देख सकते हैं। जब आप इनको देख लेंगे उसके बाद होगा आपका कच्ची और पक्के रोकड़ की बही में क्या अंतर होता है। तो देखिए, इसमें सौदे प्रतिदिन लिखे जाते हैं, इसमें सौदे एक निश्चित अवधि के पश्चात लिखे जाते हैं। सहायता यह बंद बही की सहायता से तैयार होती है, यह कच्ची रोकड़ बही की सहायता से तैयार होती है। तो इन अंतर को भी आप जरूर देख लें। ठीक है, किसका अंतर है? ये कच्ची रोकड़ बही और पक्की रोकड़ बही में जो हमने अभी देखी है। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति से एक दिन में चाहे कितनी भी बार खाते हो, कितनी बार लेन देन हो, उनको लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर पक्की रोकड़ बही में एक ही बार लिखेंगे। न्यायालय की बात करें तो देखिए, न्यायालय को प्रमाण के रूप में कच्ची तो प्रस्तुत नहीं की जा सकती, पक्की प्रस्तुत की जा सकती है। तो ये सब क्या है? कच्ची रोकड़ बही पक्की रोकड़ बही में अंतर है। तो इनको आप आसानी से देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसमें लेन देन पूरा विवरण आवश्यक नहीं होता। इस बही को इस बही को इस बही को रखना अनिवार्य नहीं होता है। कच्ची रोकड़ बही की नकल के कारण इसकी कम महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो आप इन सबको पढ़ सकते हैं और जब ये अंतर हो जाए फिर हम आगे चलेंगे। हमारी बंद बही, कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही होगी, फिर हमारी प्रारंभिक लेखे में आती है जमा नकल बही। तो देखिए, जमा नकल बही की बात कर लेते हैं। जमा नकल बही, इस बही का प्रयोग प्राय बड़े व्यापारियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, इसका वो प्रयोग करते हैं। इसमें उधार इसमें उधार खरीदे गए माल, इसको आप सही कर लें, ये उधार होगा। क्या होगा? ये उधार होगा। तो इसको आप उधर नहीं, क्या लिख लेंगे? इसको उधर नहीं, ये हो जाएगा आपका उधार। उधार खरीदे खरीदे गए माल का लेखा, इसमें उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है, उधार का। और उधार को देखो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ भी है, क्या है? क्रेडिट परचेज बुक। तो आपको ये तो पता ही है, परचेज बुक जो होती है उसमें क्या लिखते थे हम, अगर उधार क्रय करते थे। तो वही बात यहाँ पर है। जमा नकल बही का क्या मतलब है कि इसमें जो आप जमा क्या है, यहाँ पर आप जमा करें जो भी माल आ रहा है। तो उधार और खरीदे गए माल का लेखा इसमें किया जाता है। और साथ में इसी बही का शेष रोकड़ बही की भांति ही लिखा जाता है। जैसे वहां शेष निकालते हैं, ऐसे यहाँ शेष निकालते हैं और इसी तरह से एंट्री भी करते हैं। इसमें केवल एक नाम
का पक्ष ही होता है। अब ये तो आपको उसमें भी पता था, डबल एंट्री सिस्टम में भी, वहां पर भी क्या होता था, एक ही पक्ष की तो एंट्री करते थे, तो यहाँ भी एक ही पक्ष होता है। इस बही के पन्ने को 6 खानों में मोड़ा जाता है। देखिए, रोकड़ बही को किसमें मोड़ा था, 8 खाने में, लेकिन यहाँ पर कितने खानों में मोड़ोगे, 6 खानों में। तो याद रखना, कच्ची या पक्की रोकड़ बही में 8 खाने, जमा नकल बही में 6 खाने। ठीक है, पहले खाने में क्या लिखेंगे, दिन भर के समस्त उधार क्रम में योग माल खाते के माल पक्ष में लिखा जाता है। जो नाम पक्ष होता है उसमें क्या लिखा जाता है, दिन भर, पूरे दिन में, दिन भर मतलब पूरे दिन में जितना भी उधार का योग है वो क्रम से उन सब का योग लिखा जाता है। और दूसरे खाने में अलग अलग ग्राहकों से खरीदे गए माल की धनराशि का विवरण दिखाया जाता है। तीन खाने में तीन खाने में जिस ग्राहक से माल खरीदा गया है उसका नाम तथा उस ग्राहक से खरीदे गए माल की धनराशि का विवरण भी लिखा जाता है। बाकी के जो 3 खाने होते हैं उसमें संबंधित सौदों का विवरण लिखा जाता है। सबसे बाद में क्या करते हैं, व्यक्तियों के खाते का योग करते हैं, टोटल कर देते हैं, और माल खाते के सामने वाले सिरे खाने में लिख देते हैं टोटल को, क्योंकि टोटल में ही सिरे में ही क्या लिखा जाता था, टोटल। और यह बही बिल्कुल क्रय बही की तरह ही होती है, इसे क्रय बही भी कहते हैं। जमा बही को क्या कहते हैं, जमा नकल बही को क्रय बही भी कहते हैं। अब जब क्रय बही है तो फिर आपकी विक्रय बही भी होगी, मतलब नाम भी होगी। नाम कह लो, नवाल बही कह लो, या फिर सेल्स बुक। तो जिस प्रकार, अगर देखें इसको, जिस प्रकार उधार खरीदे गए माल के लिए आप जमा नकल वही बनाते हैं, उसी तरह से उधार बेचे गए माल के लिए भी आप क्या बनाते हैं, नाम नकल बही तैयार करते हैं। तो क्या तैयार करते हैं, नाम नकल बही। तो उधार जो खरीदा है उसके लिए क्या बनाएंगे, जमा नकल बही, और यदि बेचा है तो उसके लिए नाम नकल बही बनाई जाती है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ भी 6 सले होती हैं, इसमें भी कितनी सले होती हैं, 6 सले होती हैं, 6 कॉलम्स होती हैं, 6 खाने होते हैं। जो पहला खाना होता है उसको सिरा कहते हैं, और उसमें क्या लिखा जाता है, कुल कुल जितना भी माल बेचा है वो लिख दिया जाता है, और बाकी में किस किस को माल बेचा है उन सब के नाम लिख दिए जाते हैं। और इस बही को क्या बोलते हैं, विक्रय बही भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो नाम नकल बही, आपकी विक्रय बही कब बनाई जाती है, जब आप उधार माल को बेचते हैं। जब आप उधार माल बेचते हैं तब आप क्या बनाते हैं, तब बनाते हैं आप अपना नाम नकल बही। तो आपको ये याद रखना है, नाम नकल बही, नाम नकल बही तब आप बनाते हैं। ठीक है, तो जमा नकल बही उधार खरीदने पर, और नाम नकल बही उधार बेचने पर। तो ये 5 आपकी बहियां हो गई जो हमने शुरू में देखी थी प्रारंभिक लेखों में। और भी बहियां हो सकती हैं, अन्य बहियां बिल्कुल हो सकती हैं। कुछ और भी अन्य बहियां हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, माल बही हो सकती है। क्या हो सकती है, माल बही हो सकती है। ठीक है, तो खतबंदी, मतलब आपका इसे खतबंदी भी कहते हैं, या इसको स्टॉक बही भी कहते हैं। इसका बनाने का क्या फायदा है, पूरे वर्ष में आपके पास कितना स्टॉक है, पूरे वर्ष में आपके पास कितना स्टॉक है वो इसी से पता चल जाता है। वर्ष के अंत में स्टॉक की जानकारी मिल जाती है। और दूसरा, अगर कोई कर्मचारी बेईमानी करता है, चोरी करता है, तो उसका भी इसमें आसानी से पता चल जाता है। मतलब बेईमानी या चोरी भी वह नहीं कर सकता है यदि आप स्टॉक बही बना रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी बही हो सकती है, जाकड़ बही। जाकड़ बही क्या है, देखिए इसमें क्या है, इसको आप रिटर्न के तौर पर मान सकते हैं कि देखिए इस बही का प्रयोग स्मरण बही के रूप में होता है। स्मरण मतलब याद रखने के रूप में होता है। होता क्या है, जब माल पसंदगी या वापसी की शर्तों पर बेचा जाता है, कि आप माल को वापस भी कर सकते हो यदि पसंद नहीं आता है, तब उसका लेखा इस बही में कर दिया जाता है। क्यों, ऐसा ना हो कि आप उस माल को भूल जाएं। लेकिन उसका माल जब आपने किस पर बेचा है, पसंदगी के तौर पर बेचा है, वापसी की शर्तों पर बेचा है, तो अभी उसका लेखा इसमें ही करेंगे आप। अभी उसका लेखा किस में नहीं करेंगे, अभी आप सेल्स बुक में उसका लेखा नहीं करेंगे। लेकिन जब माल वापस आ गया, अगर पसंद नहीं आया, तो उसे जमा कर लिया जाता है, उसे जमा कर लेंगे।
और काट दिया जाता है, तो इसमें से उसको काट लिया जाता है। और यदि माल ग्राहक द्वारा रख लिया जाता है, उसको पसंद आ जाता है, तो फिर तो उसे फिर क्या करेंगे, उसके नाम में लिख देंगे, मतलब नकल बही में उसको लिख देंगे। नकल बही क्या हो जाएगी, सेल्स बुक हो जाएगी कि भाई अब आपने माल रख लिया है। तो नकद रकम प्राप्त हो जाने पर नगद विक्रय मानकर रोकड़ बही में इसको लिख दिया जाता है, और इसे उचंती बही भी कहते हैं। तो उचंती बही कौन सी होती है, जाकड़ बही। कब बनाई जाती है, जब माल वापसी की शर्तों पर बेचा जाता है, कि माल वापस भी हो सकता है, तब आपकी जाकड़ बही बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपकी बिल। तो देखिए, अगर आप व्यापार में माल रेलवे से या ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजते हैं या मंगवाते हैं, या तो माल मंगवाया जाता है या भेजा जाता है, किससे, रेलवे से या फिर ट्रांसपोर्ट से, तो इन दोनों ही दशाओं में बिल्टी बिल्टी बही का प्रयोग किया जाता है। और इस बही में आने वाला, जाने वाला, दोनों प्रकार की बिल्टियों का पूर्ण विवरण होता है, पूर्ण लेखा होता है। जैसे बिल्टी की संख्या क्या है, तथा माल का वजन क्या है, माल की मात्रा क्या है, ये सब आपका इसमें लिख लिया जाता है। तो बिल्टी बही क्यों बनाई जाती है, जब माल आप रेलवे से ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं, मतलब आप बिल्टी करते हैं, बिल्टी का वजन, बिल्टी का पूरा विवरण इस बिल्टी बही में लिख लिया जाता है। नेक्स्ट आपकी तकाजा बही। तगाजा मतलब तगादा करना। अब आप तगादा करेंगे किसी पर, तगादा करेंगे, तो आप कौन सी बही से करेंगे, तगाजा बही से। मतलब उधार बेचे गए माल का रुपया वसूल करने के लिए ये जो है आपकी तगाजा बही, ये प्रयोग में लाई जाती है। इस बही से क्या होता है, जो आप स्थानीय तगाजा कर रहे हैं, जो आप आसपास के लोगों पर तगाजा कर रहे हैं, तो उन व्यक्तियों को इस तगाजा बही को भेजा जाता है, और उसमें उन देनदारों से प्राप्त होने वाली रकम को लिख दिया जाता है, उनके हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, तिथि डाल दी जाती है, टाइम डाल दिया जाता है कि भाई आपसे इतना रुपया आना है, और इस तिथि तो को आना है, ये तिथि है आज, और इतना रुपया आपसे चाहिए। तो ये तकाजा भी बही हो जाती है। एक होती है आपकी हिसाब बही। अब हिसाब बही क्या है, देखिए, जब आप बाहरी क्रेताओं को उधार बाहरी क्रेताओं को उधार बेचे गए माल का रुपया वसूल करते हो, तो उसके लिए सहायता कहाँ से मिलेगी, हिसाब बही से मिलेगी। आप इसमें सभी उनके व्यक्तिगत, जो उनके व्यक्तिगत खाते हैं, इनके व्यक्तिगत खाते की इसमें नकल रख लेते हैं, मतलब कॉपी करके रख लेते हैं। तो जितने भी खाते बने हुए हैं व्यक्तिगत, जिनसे पैसा लेना है, उनके व्यक्तिगत खातों की नकल जिस बही में रखी जाती है, उस बही को कहते हैं हिसाब बही। और जो हमारा एजेंट होगा, व्यापारिक प्रतिनिधित्व होगा, वो जाएगा और इसमें से देख देख के वो रुपया वसूल कर लेगा, उनको वो रुपया बता देगा। ठीक है, आसानी से उसको सहायता मिल जाएगी कि किससे कितना रुपया लेना है। नेक्स्ट है आपकी सौदा बही। इस बही का प्रयोग सट्टे का कार्य करने वाले या फिर भविष्य के लिए माल क्रय विक्रय करने वाले, अब के लिए नहीं, अगर सट्टे में या भविष्य के लिए क्रय विक्रय कर रहे हैं, उन व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। भाई देखो, याद रखना जितना मैंने आपको बताया है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा। वैसे मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी थोड़ी देर में, देखूंगा आप कितने के आंसर दे पाते हैं। तो सट्टा लगाने के लिए, क्रय विक्रय फ्यूचर में करने के लिए कौन सी बही का प्रयोग किया जाता है, सौदा बही का। इसमें तिथि, भाव, दर, सुपुर्दगी, किसको सुपुर्द मतलब सरेंडर किया है, सब कुछ इसमें लिखा होता है। और नेक्स्ट है आपकी क्रय वापसी बही। अगर आपका खरीदा हुआ माल वापस जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रय बही कहते हैं। अगर विक्रय वापसी में क्या होगा, जो आपका बेचा गया माल यदि वो वापस आ जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें लेखा कर लिया जाता है। वह माल होता है जिसमें व्यापारी व्यापार करता है, उस माल को इसमें लिखते हैं विक्रय वापसी बही में। और नेक्स्ट है आपकी क्रय वापसी बही। इसमें खरीदे गए माल की वापसी के संबंध में लेखे किए जाते हैं। तो ये क्रय बही हो गया। विक्रय बही होगा दसखत। दसखत, दसखत मतलब सिग्नेचर। दसखत किसे कहते हैं, सिग्नेचर को कहते हैं। ठीक है, दस्तखत किसे कहते हैं, सिग्नेचर को कहा जाता है, हस्ताक्षर को कहा जाता है। तो आप याद रखें, सिग्नेचर, सिग्नेचर क्या है आपका, दस्तखत। दस्तखत वही, इस किसी स्थानीय व्यापारी या ग्राहक को किसी कर्मचारी को पल्लेदार या प्रतिनिधित्व द्वारा माल भेजा जाता है, तो माल का विवरण इस बही में लिख लिया जाता है। यह वही माल
से जाने वाले व्यक्ति को दे दी जाती है, जो माल लेकर जा रहा है ये उसको दे दी जाती है दस्खत दस्खत बही। क्रेता माल की सुपुर्दगी लेते समय इसमें जब क्रेता जो है जब वो माल लेगा अपना तो वो क्या करेगा, वो इस विवरण से अपने माल का मिलान कर लेगा। वो देखेगा कि मेरे पास जो आया है क्या माल ये सही है, जो लिखा हुआ है क्या ये पूरा है। और उसके बाद क्या करेगा, वो जब देख लेगा कि हाँ जी जो आप माल लेकर आए हो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो उतना ही है जितना आप बता रहे हो, तो वो अपने हस्ताक्षर कर देगा, अपने सिग्नेचर इसमें करके इस बही को वापस दे देगा। तो दस्खत बही या सिग्नेचर बही ये क्या होती है, ये वह होती है जब आप माल किसी को भेजते हो तो उसके साथ भेज देते हो कि लो भाई इसको ले जाओ, वो माल मैच करके अगर मैच पूरा है सही है गुड्स तो माल हमारा, तो वो सिग्नेचर कर देगा कि हाँ मुझे माल मिल गया है। तो ये प्रमाण होता है माल, ये प्रमाण बन जाता है, प्रमाण का कार्य करता है। यह बही क्या बन जाती है, माल भेजने का प्रमाण बन जाती है। उसके बाद आती है हुंडी बही। क्या होती है, हुंडी बही। हुंडी बही तो आपने 11th में अपनी स्कूल टाइम में भी पढ़ी होगी। तो इसमें जितने भी प्राप्य विपत्र होते हैं, प्राप्य विपत्र क्या होते हैं भाई, ये होते हैं आपके बिल्स रिसीवेबल, बीआर जो होते हैं बिल्स रिसीवेबल, तथा देय विपत्र जो होते हैं जो आपके बिल्स पेबल होते हैं, इनका पूरा पूरा विवरण लिखा जाता है, जिससे भविष्य में इन लेखों की सहायता सहायता मिल सके। तो हुंडी बही में क्या लिखा जाता है, बीआर और बीपी। क्या लिखा जाता है इसमें, इसमें बीआर लिखा जाता है प्लस बीपी लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपकी तक पट्टी या तिल बही। तक पट्टी या तिल बही, जब माल खरीदते हैं तथा बेचते हैं, जब माल खरीदते हैं तथा बेचते हैं तो उस समय माल को क्या किया जाता है, तोला जाता है, मतलब उसका वजन किया जाता है, उसका वजन देखा जाता है। तो जब तोल रहे हो आप तभी क्या करोगे, जितना भी वजन है उस वजन को, जितना भी वेट है उसे को इस बही में लिख लिख दिया जाता है कि भाई हमने माल तोला है और माल हमारा कितना निकला है, 50 किलो या 60 किलो निकला है, उसको आप इस बही में लिख देते हो। खरीदे गए माल का लेखा बाद में जमा नकल बही में लिख दिया जाता है इसी की सहायता से, और बचे गए माल का भी लेखा नकल बही में चढ़ा दिया जाता है, चढ़ा मतलब लिख दिया जाता है। ऐसा करने से वजन की भूल जाने या गलत लिखे जाने का भय खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई जिसने हमारा गुड्स तुलवाया, जिसने इसका वजन कराया, ऐसा तो नहीं है वो वजन भूल गया, तो वो टेंशन खत्म हो जाती है। जैसे ही वजन कराया तुरंत आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो अन्य बहियाँ थी, वो भी कंप्लीट हो जाती हैं। अब देखो ये तो होगी बहियाँ। जैसे हम डबल एंट्री सिस्टम में बनाते हैं आपका क्या, डबल एंट्री सिस्टम में हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल की सहायक जर्नल बनाते हैं। मतलब आपका जो स्पेशल जर्नल होते हैं वो बनाते हैं, जिनको हम सब्सिडायरी बुक्स कहते हैं, सहायक बहियाँ बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमने सारी बहियाँ देख ली। अब आता है वर्गीकरण मतलब लेजर। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल उसी तरह से लेजर होता है। होता क्या है कि देखिए प्रारंभिक लेखों से हम कोई निष्कर्ष, इसको कोई कर लें आप, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए प्रारंभिक लेखे की सहायता से प्रारंभिक लेखे पुस्तकों में लिखे जाने वाले प्रत्येक खाते को हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग लिखते हैं। अलग अलग कहाँ लिखेंगे, जब हम खतौनी कर रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, तो इसमें अलग अलग लिख रहेंगे, जिसको हम खतौनी करना या खतौनी बनाना कहते हैं। अब अलग अलग उनको लिख रहे हैं लेजर में। यही कहाँ होता था, यही हमारा लेजर में भी होता था, जब हम लेजर बनाते थे उसमें भी तो ऐसे ही होता था। वहां भी तो हम अलग अलग खाते बनाते थे, और उसके बाद खाता बनाने के प्रत्येक का विवरण तथा शेष स्पष्ट रूप हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि हाँ भाई किस बही में कितना पैसा है, एक ही जगह उसको आसानी से हम देख सकते हैं। और इसके लिए लेखा कैसे करते हैं, सबसे पहले जो पृष्ठ पृष्ठ सबसे पहला जो पृष्ठ होता है उसके ऊपर के भाग को खातों के शीर्षक लिखते हैं। जो जो खातों के नाम है वो लिख दिए जाते हैं। उसके बाद जमा नाम दोनों भाग के पहले संख्या में, क्योंकि दोनों भाग होंगे, जमा भी होगा और नाम पक्ष भी होगा, तो दोनों के जो पहला 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 जो आपका भाग होता है, पहला पहला जो आपका पक्ष होता है, तो सॉरी दोनों पक्षों का जो पहला पहला कॉलम होता है उसमें रकम लिख दी जाती है, और शीर्ष तीन जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेटे। तो पेटे में क्या लिख दिया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है आपका बही का नाम, पृष्ठ संख्या, तिथि लिख देते हैं, किसमें, पेटे के जो तीनों संख्या होती हैं। तो नाम पक्ष में
और आपके जमा पक्ष में लेखों को लिखकर उनके सबके अलग-अलग टोटल निकाल दिए जाते हैं। प्रत्येक खाते के दोनों पक्षों का योग अलग-अलग किया जाता है। मतलब जमा का अलग और नाम का अलग। तो ये वर्गीकरण में क्या है? तो सारांश में हम ये कह सकते हैं खाता बही में कि यहाँ पर सभी जो आपकी बहियाँ होती हैं, वो सभी बहियाँ आपकी अलग-अलग लिख दी जाती हैं। तो वो सारी बहियाँ आपकी अलग-अलग लिख दी जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूरी सभी बहियां आपके लेजर में लिख ली जाती हैं। लेजर को आपके खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेजर से बहियों से जरूर पूछा जाएगा। और अंतिम खाते, ये आपको पता ही है कि अंतिम खातों में हम लाभ हानि खाता बनाते हैं और साथ में आर्थिक चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट बनाते हैं। लाभ हानि खाता परफॉर्मेंस दिखा देता है, क्या हमें प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, और आपका आर्थिक चिट्ठा स्थिति दिखा देता है, प्रगति दिखा देता है कि फर्म की क्या प्रगति करी है, फर्म ने फर्म कहाँ पर पहुंची है, उसकी लाइबिलिटी कितनी है और उसकी एसेट कितनी है, ये सब आपका इसमें आ जाता है। इसके बाद क्या है आपके कुछ समानताएं हैं किसमें, भारतीय बही खाता प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली में, दोनों में क्या समानताएं हैं? तो देखिए दोनों पद्धतियों में आप देखेंगे दोनों पक्ष में दो दो पक्ष होते हैं, नाम पक्ष और जमा पक्ष। जैसे वहां डेबिट क्रेडिट होता है, यहाँ नाम पक्ष और आपके जमा पक्ष होते हैं। तो हुई ना दोनों समान। और दोनों में दूसरी समानता क्या है कि जो दोनों में ही क्या होता है, कार्यों को तीन भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक लेखे, लेजर मतलब खतौनी, और अंतिम खाते। डबल एंट्री सिस्टम हो या आपका भारतीय लेखा प्रणाली, दोनों में सेम है। खातों के तीन प्रकार के खाते होते हैं, पहला व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता, तीसरा आय व्यय खाता। और इसी को क्या बोलते हैं आपका मतलब पर्सनल अकाउंट, आपका रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दोनों में ही होते हैं। आर्थिक चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट, दोनों में ही आर्थिक स्थिति को जानने के लिए बनाया जाता है। सहायक बहियां दोनों में होती हैं, यहाँ भी सहायक बहियां थी और आपकी दोहरा लेखा प्रणाली में भी बहियां होती हैं, भारतीय बही खाता प्रणाली भी और दोहरा लेखा प्रणाली भी, दोनों में क्या होती हैं, बहियां होती हैं सेम। आगे देखते हैं वैज्ञानिक प्रणाली, दोनों ही मानी जाती है कि दोनों ही वैज्ञानिक प्रणाली है। वैधानिकता भी दोनों को प्राप्त होती है, न्यायालय में दोनों प्राप्त होती है। हाँ, कुछ भैया को छोड़ दो, बंद बही को नहीं दिखा सकते, कच्ची को नहीं दिखा सकते, पक्की को तो दिखा सकते हो। तो दोनों में क्या है, दोनों वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है। मुख्य उद्देश्य इनका क्या होता है, देखिए इन बहियों का दोनों में ही मुख्य उद्देश्य लाभ हानि जानना होता है और वित्तीय स्थिति जानना होता है। लाभ हानि और वित्तीय स्थिति जानना होता है, दोनों ही ज्ञात करना होता है। अब ये तो ही समानता, इसमें ये भी देख लेते हैं कि अंतर क्या क्या होता है। अंतर भी जरूरी है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन जहां बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इस पद्धति में पहले देखेंगे बही खाता, भारतीय बही खाता, उसके बाद दोहरा लेखा प्रणाली। पहले क्या है, इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम, दूसरा है डबल एंट्री बुक कीपिंग या डबल एंट्री सिस्टम। बहियां, इस पद्धति में लेखा करने के लिए लंबी लंबी बहियां बनाई जाती हैं। पहली बात, दोनों में क्या है, लंबी लंबी बहियां बनाई जाती हैं। क्या होती हैं, लंबी लंबी बहियां बनाई जाती हैं, दोनों में लंबी लंबी बहियां बनाई जाती हैं। पहली बात, किस में बनाई जाती है लंबी लंबी बहियां, भारतीय बही खाता में, भारतीय बही खाता प्रणाली में। और दोहरा लेखा प्रणाली में क्या है, यहाँ रजिस्टर बनाए जाते हैं। तो हो गया ना दोनों में अंतर। खानों की बात करें, सलों की बात करें, तो इसमें बहियों के पन्ने मोड़कर खाने बनाए जाते हैं और यहाँ पर क्या है, सीधी लाइनें खींची जाती हैं, स्केल से सीधी लाइनें होती हैं। पक्ष की बात करें तो देखिए क्या होता है, यहाँ जो दाहिना पक्ष होगा, दाहिना मतलब सीधे हाथ वाला पक्ष, ये तो होता है नाम, और बायां पक्ष क्या होता है, जमा। अब आ जाइए आप यहाँ पर, यहाँ बायां पक्ष क्या होगा, बायां पक्ष इसमें क्या होगा, बाएं पक्ष को ऋणी, बाएं पक्ष को क्या कहते हैं, ऋणी कहते हैं। और दाहिने पक्ष को क्या कहते हैं, धनी कहते हैं, डेबिट क्रेडिट। तो ये दोनों में क्या आ रहा है, ये दोनों में अंतर आ रहा है। धनराशि लिखने का ढंग देखें तो यहाँ पर सिरा कॉलम जो होता है उसमें लिखी जाती है धनराशि, और इधर क्या है, जो धनराशि अंत में लिखी जाती है, मतलब यहाँ तो शुरू में लिखी जाएगी और यहाँ पर अंत में कॉलम होता है। किसमें, डबल एंट्री सिस्टम में। तिथि की बात करें तो तिथि यहाँ पर ऊपर लिख दी जाती है, यहाँ पर तिथि का अलग खाना होता है, अलग कॉलम होती है। यहाँ पर इष्ट देवी देवताओं का नाम होता है, कहाँ पर, भारतीय बही खाता प्रणाली में। और इसमें इष्ट देवी देवताओं का नाम या कोई ऐसा सूचक, आधार सूचक
नहीं होता है। तो ये क्या है, ये डिफरेंस आ रहे हैं और ये डिफरेंस आपको क्लियर कर रहे हैं कि आखिर डबल एंट्री सिस्टम और इंडियन सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। जब पूरा वर्ष हो जाता है तो नई बहियों का प्रयोग किया जाता है और इसमें क्या होता है, वर्ष के अंत में नई बहियां बनाना आवश्यक नहीं होता है। पन्ना संख्या इसमें मुद्रित नहीं होती है, मतलब प्रिंटेड नहीं होती है। इसमें पन्ना संख्या मतलब पेज नंबर इसमें प्रिंटेड नहीं होता है, जबकि यहाँ पर हमारा पेज संख्या जो होगी, पन्ना संख्या, पन्ना मतलब पेज, पेज संख्या प्रिंटेड होगी। खर्चे, सभी खर्चे प्राय दुकान खर्चे खाते में लिखे जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है, ये अलग अलग खाते बनाए जाते हैं अलग अलग खर्चों के लिए। योग की बात करें तो ये योग सीध में नहीं लिखा जाता है, एक सीध में योग नहीं लिखा जाता है। और इसमें क्या होता है, एक सीध में योग लिखा जाता है, बिल्कुल आमने सामने योग आना चाहिए। और इसमें क्या है, ऊपर नीचे योग आ जाता है। डेबिट पक्ष का लिख रहा है आसमान में, क्रेडिट पक्ष का लिख रहा है जमीन में। ऐसा होता है आपका इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में। मतलब डेबिट मतलब जमा शेष और नाम शेष, एक होता है ऊपर एक होता है नीचे। और इसमें क्या, बिल्कुल आमने सामने हम टोटल करके लिखते हैं। व्यक्तिगत खाते, देखिए इसमें प्रत्येक व्यक्तिगत खाते को चिट्ठे में अलग अलग लिखते हैं। और जबकि डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो जितने भी देनदार हो या लेनदार हो, उनकी मांग लिखते हैं, उन सभी देनदार व लेनदारों की मांग लिखी जाती है। संतुलित प्रणाली, यह संतुलित प्रणाली प्रयोग नहीं करते, इसमें स्वीकार्य संतुलन प्रणाली का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें स्वीकीय संतुलन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है, इसका प्रयोग सभी करते हैं लेकिन इसका प्रयोग सभी नहीं करते हैं। आगे देखिए, फुटकर रोकड़ बही, फुटकर रोकड़ बही का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है और जबकि हमारे यहाँ पेटी कैश बुक होती है। फुटकर मतलब खुदरा रोकड़ बही, पेटी कैश बुक यहाँ पर इधर होती है पेटी कैश बुक। मुख्य बही, इसमें 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 रोकड़ बही मुख्य बही होती है। यहाँ पर क्या होती है, रोकड़ बही क्या होती है, मुख्य बही होती है। और यहाँ पर हमारा रोजनामचा मतलब जर्नल, जो जर्नल होता है रोजनामचा होता है, इसको मुख्य बही माना जाता है। साही की बात करें तो इसमें प्राय काली साही का प्रयोग होता है, काली साही से लेखा होता है। और यहाँ हमारा काली पीली का कोई मतलब नहीं, नीली साही से हम इसमें लेखा करते हैं, ब्लू इंक से ही लेखा करते हैं। लाभ हानि का ज्ञात करें, देखिए यहाँ लाभ हानि ज्ञात करने के लिए व्यापार खाता नहीं बनाया जाता और जबकि इसमें लाभ हानि खाता व्यापार हाथ खाता बनाया जाता है। वाउचर का महत्व है, देखिए यहाँ पर प्रत्येक सौदे का पूर्ण विवरण लिखा जाता है, अतः बीजक आदि रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर बीजक वगैरह नहीं रखे जाते, वाउचर नहीं रखे जाते, जबकि यहाँ पर हमारे बीजक वाउचर बहुत संभाल कर रखे जाते हैं और इन्हें कहे जाते हैं एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, कि हाँ ट्रांजैक्शन का ये एविडेंस है, सबूत है, प्रूफ है। नगद लेन देन का लेखा, इसमें नगद लेन देन का लेखा एक बार कच्ची रोकड़ बही में तथा दूसरी बार पक्की रोकड़ बही में किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में एक ही बार लेखा किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो दो बार लेखा किया जाएगा। भाषा का प्रयोग, देखिए इसे हिंदी में, उर्दू में या फिर मुंडिया भाषा, विशेष रूप से किसमें, मुड़िया भाषा में याद रखिए, मुड़िया पुड़िया खोल देगी आपकी अगर आपने सही से याद कर लिया। तो मुड़िया भाषा का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है विशेष रूप से इसमें, या फिर जो प्रांतीय भाषा होती है उनका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम में। खतौनी की विधि देखें तो इसमें खतौनी करते समय जमा पक्ष लेखे, जमा पक्ष के और नाम पक्ष के लेखे, नाम पक्ष में जमा पक्ष के, जमा पक्ष में नाम पक्ष के, नाम पक्ष में लिख दिए जाते हैं। और जब हम अपना लेजर बनाते हैं किसमें, डबल एंट्री सिस्टम में, तो खतौनी करते समय रोकड़ बही के लिए विपरीत पक्ष में लिखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गए हमारे दोनों के डिफरेंस। ठीक है, तो आपकी इनकी असमानताएं समानताएं क्या है, डिफरेंस क्या है, ये आपके सामने हो गए हैं। अब जो हम चलते हैं, हमें ये देखना है कि आखिर आप सीखे कितना है। ठीक है, ये भारतीय बनाते समय क्या क्या ध्यान रखने वाली योग्य बातें हैं, मैं सब कुछ ये बता चुका हूं आपको। अब तो मुझे ये देखना है कि हाँ आप कितने तैयार हैं, आपने कितना सीखा, कितना पढ़ा। तो चलो हो जाइए तैयार और देखते हैं, आ जाइए मैदान में, देखते हैं। आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। तो देखेंगे यहाँ दम। तो सबसे पहले आंसर आपके सामने है, बताइए। भारतीय बही खाता पद्धति द्वारा
तैयार रोकड़ बही उधार विक्रय, भारतीय बहीखाता पद्धति के द्वारा तैयार जो रोकड़ बही है उसमें उधार क्रय विक्रय लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, एक ही लिखेंगे उधारिया, एक ही बार लिखेंगे या 4 बार लिखेंगे? बात हो रही है आपकी रोकड़ बही की। तो इसमें उधार हो, इसमें आपका इस रोकड़ बही में क्या होता है, उधार क्रय विक्रय का लिखे जाते हैं बस। उधार क्रय विक्रय लिखे जाते हैं किसमें, रोकड़ बही में लिखे जाते हैं। तो आंसर क्या होगा, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं लिखे जाते, लिखे जाते हैं। ठीक है, क्रय भी लिखा जाता है, विक्रय भी लिखा जाता है। एक और लिखे जाते हैं ऐसा कुछ नहीं, 4 बार लिखे जाते हैं ऐसा कुछ नहीं, 5 बार भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, पक्की रोकड़ बही, पक्की रोकड़, तो पक्की रोकड़ बही किस बही की सहायता से लिखी जाती है? तो आपको याद है पहले बंद बही बनाते थे आप, कौन सी, बंद बही। बंद बही की सहायता से कच्ची 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 क्या, कच्ची रोकड़ बही बनाते थे। और कच्ची रोकड़ बही की सहायता से क्या बनाते थे, पक्की रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही बनाते थे। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है, बताइए पक्की रोकड़ बही किसकी सहायता से बनाई जाती है? बंद बही से, कच्ची रोकड़ बही से, जमा नगद बही से, नाम नकल बही से? सही आंसर होगा पक्की बनाई जाती है कच्ची रोकड़ बही से। जैसे पक्की रोटी कच्ची से तैयार की जाती है, इसी तरह से पक्की रोकड़ बही कच्ची रोकड़ बही से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद बही बनाना आवश्यक है, अनिवार्य है, न्यायालय द्वारा मान्य है या सहायक है? तो देखिए ये केवल क्या होती है, सहायक होती है, कोई अनिवार्य रूप से ये जरूरी नहीं होती बनाना। आप अपनी सहायता के लिए इसको बना लेते हैं, आप ना भूलें इसलिए इसको अपने पास रखते हैं। इसमें एक पेंसिल लटका देते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तुरंत इसमें लिख देते हैं। तो ये सहायक के लिए बनाई जाती है, सहायता के लिए। भारतीय बहीखाता प्रणाली किस भाषा में लिखी जाती है? भारत की बात कर रहे हैं, उर्दू में, अंग्रेजी में, किसी भी भारतीय भाषा में, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा, किसी भी भारतीय भाषा में, भारत की कोई भी भाषा हो सकती है। भारतीय बहीखाता पद्धति में सकल लाभ ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाता है? तलपट, चिट्ठा, माल खाता, लाभ हानि खाता? तो ये बनाया जाता है आपका लाभ हानि खाता। अब आप डबल एंट्री सिस्टम समझे या इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, दोनों में ही क्या है, लाभ हानि खाता लाभ ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। सुधीर को उधार माल बेचा बेचा का लेखा होगा, जबकि सहायक बहियों का प्रयोग होता है। आप सहायक बहिया का प्रयोग कर रहे हैं, आप सहायक बहियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो बताइए सहायक बहियों में अगर आप उधार बेच रहे हैं तो इसका लेखा कहाँ करोगे, जमा नकल बही में करोगे, या आप बंद बंद बही में करोगे, जमा बही में करोगे, या फिर किस में करोगे, बंद बही में करोगे, या नाम नकल बही में करोगे, या रोकड़ बही में करोगे? तो देखिए रोकड़ तो यहाँ आ रहा नहीं है, तो एक तो ऑप्शन आपका यही कट जाएगा, एक तो ऑप्शन ये कट गया। और दूसरा, जमा में तो पैसा जमा भी नहीं हो रहा है। हाँ, उधार बेच रहे तो किसी के नाम में चढ़ा दोगे, नाम करोगे। ठीक है, उधार बेच रहे तो उसके नाम में चढ़ा दोगे सुधीर के, तो नाम में हो जाएगा। तो आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय लेखा विधि में निम्नलिखित व्यवहार की प्रविष्टि रोकड़ बही के दोनों ओर आएगी। राम को उधार माल खरीदा, ये हो जाएगा आपका, इसको सही कर लीजिए, खरीदा। माल नगद, इसको बेचा कर लीजिए, बेचा। नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भारतीय लेखा विधि में व्यवहार की प्रविष्टि रोकड़ बही में दोनों ओर आएगी, दोनों ओर किसकी आएगी, माल खरीदा, माल बेचा, या नगद माल बेचा, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका राम से उधार माल खरीदा। तो उधार की एंट्री दोनों तरफ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय लेखा विधि में निम्नलिखित के अंदर सौदे लिखे जाते हैं। भारतीय लेखा विधि में या भारतीय खाता बही में
एक ही बात है, भारतीय लेखा विधि कह दो या भारतीय बहीखाता विधि कह दो। इसके अंतर्गत उधार क्रय, इसके अंतर्गत, इस क्वेश्चन को सही लिख लीजिए पहले, भारतीय बहीखाता विधि के अंतर्गत, भारतीय बहीखाता, बहीखाता विधि के, विधि के अंतर्गत, अंतर अंतर्गत भारतीय, तो अंतर्गत, अंतर्गत, अंतर्गत उधार, उधार क्रय, उधार क्रय, उधार क्रय किया, क्या किया, उधार क्रय किया के सौदे का, के सौदे लिखे जाते हैं। भारतीय बहीखाता विधि के अंतर्गत उधार क्रय किए सौदे लिखे जाते हैं। तो उधार अगर क्रय किए जाते हैं तो कहाँ पर लिखे जाते हैं? जमा नकल बही में, नाम नकल बही में, या बिल बही में, या नाम नकल बही में। तो उधार आप खरीद रहे हो, किसी को नाम तो करोगे नहीं। जब आप उधार खरीद रहे हो तो किसी को नाम तो करोगे नहीं, तो फिर किस में आ जाएंगे? जमा में। नाम किस में आएंगे? जब आप उधार बेचोगे, किसी के नाम चढ़ाओगे कि हाँ भाई तुझसे पैसा लेना है। और अगर किसी से, तुम्हें, तुमसे किसी को लेना है तो जमा में लिखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय बही खाते प्रणाली के अंतर्गत रोकड़ बही में कितने कॉलम्स होते हैं? तो बताइए, रोकड़ बही में कितने कॉलम्स होते हैं? 4 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं। तो सही ऑप्शन होगा आपका 8। और रोकड़ बही में 8 खाने होते हैं। तो देखिए, ये जो क्लास थी, ये स्पेशल क्लास थी आपके लिए, क्योंकि ये आपको मुश्किल से कुछ ही जगह आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। मैंने कोशिश की है कि इसमें आपका कुछ ना छूटे, और कुछ भी छूटा भी नहीं है। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्या है कि हमने इस दोनों 2 दिन में भारतीय बही खाता प्रणाली को पूरा कर लिया है। क्योंकि जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारा रोड मैप है, उससे हम चल रहे हैं। उसी को हम देखते हुए जल्दी ही हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, और थ्योरिटी और भी जल्दी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम अपने टी-सेट लगाएंगे, देन मॉक टेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, और हो सके तो किसी को शेयर भी जरूर करें। यही एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ प्रोवाइड करा रहा है। ये नोट्स भी आपको कहाँ मिल जाएंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेक केयर, बाय बाय। तैयारी अपनी सही रखिए।